का विवाद है इस वीडियो में, ठीक है, आज पूरी वीडियो डिस्कस करेंगे, यूनिट 1 ऑलरेडी डिस्कस। वी आर स्टार्टिंग द सेक्शन इन इंडिया, वी आर स्टार्टिंग द सेक्शन इन इंडिया, एंड भारत में कर प्रणाली, भारत में कर प्रणाली, एंड कौन सी आपकी भारत में कर प्रणाली, भारत में कर प्रणाली, भारत में कर प्रणाली, कर प्रणाली इन इंडिया, यानी भारत में कर प्रणाली। सो ध्यान से देखेंगे कि आखिरकार क्या होता है, आखिरकार क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में चलेंगे टैक्सेशन इन इंडिया, इन इंडिया। सबसे पहले व्हाट इज टैक्स, पहली चीज व्हाट इज टैक्स, आप बताइए क्या 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 बताओ क्या है, ठीक है चलिए क्या है। सिर्फ बांग्लादेश में काफी सारी यूनिट होता है, मैं उसको एक्सप्लेनेशन वीडियो बना, बट बांग्लादेश की यूनिट को एक्सप्लेनेशन वीडियो बना, 1974 से स्टार्ट करूंगा, 1974 के पूरी कहानी बताऊंगा, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है चलिए बात समझिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो भाई आखिरकार क्या होता है, क्योंकि अनिवार्य भुगतान जो कानूनी रूप से हमें सरकार को देना होता है, ठीक है, एक अनिवार्य भुगतान, एक अनिवार्य भुगतान, भुगतान जो कानूनी रूप से हमें सरकार को देना होता है, जो कानूनी रूप से हमें सरकार को देना होता है, हमें सरकार को देना होता है, देना होता है, दैट इज व्हाट टैक्स होता है, वो प्रोसेस क्या है, दैट इज टैक्स, यही है मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी टैक्स बोलिए, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो एक मैंडेटरी फी होती है, ठीक है, मैंडेटरी चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है, मैंडेटरी पेमेंट बोल सकते हैं, मैंडेटरी पेमेंट व्हिच we have to pay legally to the government, we have legally to pay government, that is what tax, ये होता है टैक्स। अच्छा टैक्स के बारे में ये भी आगे सरकार की सर्वाधिक बड़ी इनकम, सरकार की प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा कर से ही बनता है, सरकार की प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा होता है सरकार की प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स में से बनता है, कहां से आता है टैक्स, ठीक है। the lion's share of income of government is came from tax, the lion's share of government income, the lion's share of government income is tax, ठीक है, यानी सरकार की इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा उसे प्राप्त होता है, याद रखें, ठीक है चलिए। इसके अलावा टैक्सेशन सिस्टम को समझने का प्रयास करना, ठीक है, इंपोजिंग ऑफ टैक्स, यदि आप कहीं पर कर लगाते हैं या सरकार के द्वारा लगाया जाता है, यानी इंपोजिंग ऑफ टैक्स इज कॉल्ड टैक्सेशन, कर लगाया जाना, कर लगाया जाना, कर लगाया जाना, यानी इंपोजिंग ऑफ टैक्स, यानी इंपोजिंग ऑफ टैक्स, कर लगाया जाना, यानी इंपोजिंग ऑफ टैक्स, ये क्या कहलाता है इंपोजिंग ऑफ टैक्स आपका, सर इंपोजिंग ऑफ टैक्स कहलाता है, क्या बोला, कर लगाया जाना, इंपोजिंग ऑफ टैक्स, ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है टैक्सेशन, दिस इज कॉल्ड टैक्सेशन, कराधान, कराधान, इन्हीं में को कराधान बोलते हैं, कराधान, कराधान, ठीक है, ठीक है, लिसन, अब एक बच्चे मोनिका किसी सर्विस या वस्तु का उसे यूज करने के लिए दिए जाने वाला जो पैसा होता है वो कर नहीं, ठीक है, वो चार्ज होता है, ठीक है, वो कर नहीं, वो चार्ज होता है, किसी सर्विस या वस्तु को यूज करने के लिए दिए जाने वाला पैसा होता है वो चार्ज होता है, टैक्स अलग चीज है। अच्छा आप कहते हो सर मैं ना स्पेन को लेके आया था, ठीक है, मान लीजिए मैं स्पेन को लेके आया, 1700 आया था और ये मुझे 1700 की जगह ये मुझे 1813 रुपए पड़ा, 113 रुपए का टैक्स लगा, सर मैंने वस्तु खरीदी मैंने टैक्स दिया, क्यों लगाई, बेटा गवर्नमेंट ने लगाया, एक अनिवार्य भुगतान है जो वस्तु के ऊपर हमें देना है गवर्नमेंट को, ठीक है, ये हमारी वस्तु पे नहीं लगता, आप अपने पड़ोसी से सामान ले आओ, ठीक है, वो टैक्स देना उसको नहीं, तो वो गवर्नमेंट हमारे ऊपर बोल सकती है, ठीक है चलिए, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंपोजिंग ऑफ टैक्स, किसी चीज को कर लगाया जाता है वो कराधान कहलाता है, दैट इज टैक्सेशन, टैक्सेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्सेशन, कर लगाने के कितने प्रकार आपके हो सकते हैं, सर चार्ज लगाते हैं ताकि गवर्नमेंट की इनकम क्रिएट हो, हम ही लोग गवर्नमेंट को कमा कर देंगे हैं, तभी तो गवर्नमेंट चीज हमारे लिए पैसा खर्च सकती है, गवर्नमेंट को पैसे ही नहीं आएंगे तो कैसे कमा पाएगी, है जी। अब इसके टाइप बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसके टाइप की बात कर लेते हैं कि कराधान के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले टैक्स को इंपोज करने की एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया को हम यहाँ पर जानते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, किसी कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, तो जी का बात है, जी का बात है, देखो अब प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या होता है, जब आय की वृद्धि के साथ कर की दर भी बढ़ाई जाती है, जब आय की वृद्धि के साथ कर की दर भी बढ़ाई जाती है, वह प्रणाली प्रगतिशील कर प्रणाली कहलाती है। जब आय की वृद्धि के साथ कर की दर भी बढ़ाई जाए, हिंदी में इंग्लिश में, जब आय की वृद्धि के साथ कर की दर भी बढ़ाई जाए, दर भी बढ़े, तो दैट इज कॉल्ड प्रगतिशील कर प्रणाली, मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी, लेट्स सपोज आपकी इनकम बढ़ेगी और अगर इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगी तो आपको लगने वाला टैक्स भी बढ़ेगा, दैट इज प्रगतिशील कर, ठीक है, इसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं, व्हेन इनकम इंक्रीज्ड द रेट ऑफ टैक्स विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रगतिशील कर प्रणाली। अब ये बात को एक दूसरे तरीके से और समझने का प्रयत्न करना चाहता हूं, इस प्रकार का जो प्रोसेस अगर किसी देश में लगाया जाता है तो उस देश के अंतर्गत अमीरों को इस चीज से परेशानी होती है, समझना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, इसमें अमीर वर्ग घाटे में रहता है, अमीर वर्ग घाटे में रहता है, अमीर वर्ग घाटे में रहता है, अमीर वर्ग घाटे में, अमीर वर्ग घाटे में रहता है और जो गरीब वर्ग होता है फायदे में होता है, ऑब्वियस बात है, लेकिन फायदा किसी का नहीं देखना, हमें घाटा देखना है, ठीक है चलिए, हमें सिर्फ क्या देखना है, घाटा देखना है, अमीर वर्ग को इससे फायदा होता है और निम्न वर्ग के लिए फायदा होता है, बैड फॉर लो क्लास के लिए। अच्छा बच्चा जिसका सीधी उधर से स्टडी के क्या होगा, मंडे से मैं आपकी क्लास लगा रहा हूं जिसके अंदर 3 दिन करंट अफेयर्स, मतलब हफ्ते के अंदर 3 दिन करंट अफेयर्स, 3 दिन प्रैक्टिस चलेगा, उसके अंदर स्टडी क्लास नहीं होगी, ओके सही, अब दिक्कत नहीं है, चलो तो अमीर वर्ग घाटे में चीज करना होता है, यहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम सिस्टम है सिस्टम। इसके बाद आप देखेंगे प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली देखते हैं, चलिए ये प्रगतिशील है और दूसरी प्रतिगामी, और कैसे प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली की बात करते हैं। अब प्रतिगामी कर प्रणाली की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन, क्या बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब रिग्रेसिव टैक्सेशन किसको कहते हैं, समझिए प्रतिगामी, जब इनकम बढ़ने पर रेट ऑफ टैक्स कम हो जाए, रेट ऑफ टैक्स कम हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड प्रतिगामी कर प्रणाली, दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन, दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन, समझे, वह रिग्रेसिव टैक्सेशन कहलाता है। ये निर्धनों के लिए क्या होता है, ठीक है, दिस इज बैड फॉर या गुड फॉर रिचेस्ट, गुड फॉर अपर क्लास एंड बैड फॉर लो क्लास, गुड फॉर अपर क्लास, अमीरों को इससे फायदा होता है, गुड फॉर अपर क्लास एंड बैड फॉर या फिर आप कह देना, ठीक है, नॉट गुड फॉर लो क्लास, नॉट गुड फॉर लो क्लास, निम्न वर्ग इसमें घाटे में रहता है और अपर वर्ग इसमें फायदे में, अपर वर्ग इसमें फायदे में रहता है, ठीक है, क्लियर जी हाँ, इतनी चीज हुई है कि आपको समझ में आएगी, दो टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, लेकिन इसके बाद आपको देखने को मिलती है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, इसमें आय की निर्धारित प्रतिशत हिस्से को कर के रूप में सरकार को दिया जाना होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं हम सर समानुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, समानुपातिक कर प्रणाली, समानुपातिक कर प्रणाली, पातिक कर प्रणाली, समानुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, इसमें इनकम के एक हिस्से को, इसमें इनकम के आय के एक निर्धारित हिस्से को, एक निर्धारित हिस्से यानी प्रोपोर्शन को टैक्स के रूप में देना होता है, टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है, टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है, सरकार को देना होता है, देना होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। ये आपका प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम कहलाता है, बिना परेशानी के निश्चित तौर पर, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, ठीक है चलिए, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आपका जो कर है वो बढ़ेगा, आपका जो कर है वो बढ़ेगा, कर की जो दर है वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है, इसी तरह फिक्स होता है, फिक्स होता है कितना अमाउंट आपको देना है, ठीक है, इसमें निर्धारित होता है, जैसे टीडीएस होता है, टीडीएस 10% होता है, अब होता ही है, ठीक है, टीडीएस 10% होता है, वो आपको इजीली देखने को मिलता है, टीडीएस 10%, ठीक है।
इसका फिक्स अमाउंट है, जैसे किसी की सैलरी है 5 लाख, तो उसको मान के चलो प्रोपोर्शनल टैक्स 10%, तो उसका 10% उसको देना पड़ेगा, उसको 10% देना पड़ेगा, किसी की सैलरी है 50 लाख, उसको भी 10% देना पड़ेगा, ठीक है, इसमें फिक्स रहता है, 5 लाख का 10% 50 लाख, ठीक है, और ये 5 लाख, तो ये भी इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अगर लोअर क्लास का टैक्स है, इनकम बढ़ेगी तो रेट ऑफ टैक्स जो है, ठीक है, अरे वो लग गया इसमें बताया इनकम बढ़ेगी तो रेट ऑफ टैक्स विल इंक्रीज, इसमें इनकम बढ़ेगी तो रेट, ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो रेट ऑफ टैक्स लगेगा, एग्जांपल देखना उसका, ठीक है, मान लो आपकी इनकम 5 लाख है, तो आपके ऊपर लेट्स सपोज कि आपके ऊपर 10% टैक्स लगा है, ठीक है, अगर इनकम बढ़ेगी, कल को इनकम हो जाती है आपकी 20 लाख, तो रेट ऑफ टैक्स गिरेगा, तो मान लीजिए 5%, तो इसमें कौन है, ये वाला टैक्स कितना 10%, हम ही कौन है, ये वाला टैक्स कितना 5%, तो फायदा इसको होगा, इसको फायदा होगा, तो दिस इज वेरी ठीक है, उसको रेग्रेसिव बोलते हैं, रेग्रेसिव इंडिया में रेग्रेसिव नहीं होता, ठीक है, ये प्रकार से इंडिया में रेग्रेसिव नहीं होता, समानुपातिक कर प्रणाली समझ इसलिए फिर नाम होता है साइकिल सीरीज 10% का कवर करता है, ठीक है, इसके बाद अब कर प्रणाली इसको रेग्रेसिव बोलते हैं, रेग्रेसिव, ठीक है, ये तो हो गया प्रोपोर्शनल हो गया, इसके बाद आपका डिग्रेसिव होता है, यानी अब कर प्रणाली, अब कर प्रणाली रेग्रेसिव, रेग्रेसिव डिग्रेसिव कर प्रणाली हो गया, समझने में एक बार समझ में आ जाएगी, तो इसमें क्या होता है आय का स्तर बढ़ेगा, मान लीजिए आपकी आय बढ़ जाती है, तो कई तरह के परिवर्तन होता है, परंतु एक स्तर पर पहुंच जाने के बाद, एक स्तर पर पहुंच जाने के बाद ये परिवर्तन है, ये स्थायी होता है, ठीक है, जैसे समानुपातिक होता है, जैसे मैं बताता हूं, ये एक तरीके से होता है, अपने जो है अपने डिग्रेसिव टैक्स होता है, एक तरीके से यह आपके प्रगतिशील और समानुपातिक होता है, एक तरीके से प्रगतिशील प्लस समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है, प्रगतिशील कौन सा प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल मिक्स है, प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल मिक्स है, प्रोपोर्शनल का ये मिक्स है, अब उसके पीछे रीजन कैसे मिक्स मतलब क्या, देखो ध्यान से समझो, अब करने की बारे में बताओ, अब करने की वाली प्रणाली क्या होती है, जब आय का स्तर बढ़ने के साथ, जब आय का स्तर बढ़ने के साथ, स्तर बढ़ने के साथ, जब आय का स्तर बढ़ने के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है, रेट ऑफ टैक्स रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता है, रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा, परंतु एक स्तर पर आकर, परंतु एक स्तर पर आकर, परंतु एक स्तर पर आकर, परंतु एक स्तर पर आकर यह स्थायी हो जाएगा, यह स्थायी हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह स्थायी हो जाएगा, बिल्कुल समानुपातिक की तरह, लाइक प्रोपोर्शनल, समानुपातिक की भांति, लाइक प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल की भांति, तो दिस कंडीशन इज अपकमिंग कर प्रणाली, रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अपकमिंग कर प्रणाली कहलाएगा, ठीक है, क्या कहना समझ आई बात जी, बिल्कुल एग्जैक्ट, उम्मीद है समझ आएगी, अच्छा ये जो कर प्रणाली है जो आपको अपकमिंग कर प्रणाली आपको देखने को मिली, ये कुछ आपको अपनी इंडिया से नहीं मिली, इंडिया के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख के समथिंग है तो आपके ऊपर एक अलग टैक्स लगेगा, 5 से ज्यादा आप 5 से 10 के कमाएंगे तो अलग टैक्स लगेगा, आपको कंडीशन 0 से 3 लाख हो गई, 3 लाख से 6 लाख 9 लाख 9 लाख 12 लाख 15 लाख ठीक है, 15 लाख से आगे प्रोपोर्शनल तरीके क्या आपको 30% देने देना है, चलिए नमस्ते सर, राहुल यूट्यूब पे अच्छा भाई कपिल या ये मैसेज क्यों कर रहे हो राहुल, तुम जानते नहीं हमारा मार दिया जाएगा, कभी बहुत परेशान कर रहा हूं, ठीक है चलो ये जो चीज मैंने आपको बताई उम्मीद आप समझ गए, ठीक है चलिए आगे बढ़ो, नोट कर लेते हैं, प्रोग्रेसिव और समानुपातिक को मिलकर जो टैक्स बनता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड डिग्रेसिव टैक्स, मेरे ख्याल से समझ गया, इंडिया के अंदर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, कैसे फॉलो किया जाता है आगे बताओ, ठीक है जी भैया, ये 5 बार 28 जीएसटी होती है, 5 बार 28 जीएसटी समझ कैसे बा ये तो आगे बढ़िए और आगे मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं, टैक्सेशन से रिलेटेड 2 पॉइंट बताता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एक बार पूछे हैं पॉइंट रिलेटेड टू टैक्सेशन सिस्टम, पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन, कराधान के बिंदु, कराधान के 2 बिंदु होते हैं, कराधान के बिंदु 2 होते हैं, कराधान के बिंदु होते हैं, ठीक है कराधान के 2 बिंदु होते हैं, बताओ कराधान के 2 बिंदु होते हैं, एक होता है कराधान और एक होता है कराधान, एक कराधान होता है, एक कराधान होता है, कराधान कराधान, ठीक है चलिए एक होता है कराधान और एक होता है कराधान, कराधान कराधान समझ में जी सर, अब कराधान के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, कराधान के बारे में तो कराधान क्या बोलते हैं, तो कराधान इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और कराधान इज पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ठीक है दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और कराधान दिस इज पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, इंपैक्ट क्लियर जी, कराधान में क्या होता है, वह बिंदु जहां पर लगता हुआ प्रतीत हो, लगता हुआ प्रतीत हो, वह बिंदु जहां पर लगता हुआ प्रतीत, कराधान क्या होता है, वह बिंदु जहां पर वास्तविकता में लगे, वह बिंदु जहां पर वास्तविकता में लगे, वास्तविकता में लग रहा हो, लग रहा हो, ठीक है, तो एक कराधान होता है, कराधान, आइए आप समझ रहे होंगे क्या कराधान क्या होता है, समझ चलिए ठीक है चलिए सर कराधान क्या होता है जो आप कर रहे हो, ठीक है अच्छा तनु कैसे यूट्यूब में क्वेश्चन आए थे उनके लिए अपनी क्लास लेने के लिए बता, मैंने किया क्लास लूंगा मैं कंफर्म लूंगा, बस ये बात एकदम कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें आपको क्या होगा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है चलिए ठीक है क्या करना है कराधान ये हो जाएगा, अब जैसे मैं बात करूं एक बैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्सेस, ठीक है एग्जांपल के लिए एक बैट होता है, एग्जांपल के लिए बैट होता है, ठीक है वैल्यू एडेड टैक्सेस, एडेड टैक्सेस, टैक्सेस या फिर आप समझ लेना कि जीएसटी से होता है, जीएसटी से होता है इसके बारे में, ठीक है एक बात समझना कि आपको बहुत बेसिक समझना जीएसटी पैट भी होता है जीएसटी होता है, ठीक है अच्छा मैं बताऊं एक फोन था, एक आईफोन है, ठीक है सर अब हम बात करें आईफोन एक्स की, ठीक है या आईफोन 12 की बात करें, एक्स की बात क्यों बात करें ठीक है आईफोन एक्स मार्केट में लेने के लिए ये फोन आपको 2015 के अंदर 2015 में आ गया था, ऐसे दूसरा फोन लेना पड़ेगा, ठीक है ये फोन छोड़ो यार, एक क्लासिक चीज देता हूं जैसे 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 शर्ट शर्ट लेता हूं, ठीक है एक एमएससी शर्ट है मार्केट में या शर्ट ये शर्ट एक महंगी सी कंपनी की शर्ट 2015 में जो शर्ट थी ये आपको पड़ रही थी 600 रुपए की, ठीक है जी कल को क्या होता है, ठीक है चलिए कल को क्या होता है कि जीएसटी इंपोज कर दी जाती है, कह दिया जाता है कि अब से सभी पर जीएसटी लगेगा, शर्ट पर जीएसटी लगा दी जाती है, शर्ट पर क्या लगा दी जाती है, जीएसटी लगा दी जाती है, उसको क्या कहता है भैया हमारे ऊपर जीएसटी लग रही है 2018 की बात है, तो ये शर्ट जो है वो 600 प्लस इसके ऊपर मैं 15% या फिर 12% जीएसटी लगा दूं, 12 की बात है 72 में जीएसटी 12% जीएसटी, ठीक है तो ये हो जाती है 672 की, तो हमें क्या लगा जीएसटी इसके ऊपर पड़ रही है, तो हमें इसलिए यहाँ पर लग रहा है ये जो जीएसटी है इसके ऊपर शर्ट का निर्माता है, क्योंकि और ये लगी उसके ऊपर निर्माता के ऊपर लगी जीएसटी, लेकिन निर्माता ने क्या काम किया कि जीएसटी लगी थी शर्ट के ऊपर, इसे इसी चीज पर ऐड कर दिया, इसको पे कौन कर रहा है, इस जीएसटी को पे कौन कर रहा है, जिसको खरीदेगा whoever buy this चला पे जो इसको खरीदेगा उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है दिस इज द प्रोसेस, इस चीज को कहते हैं कर पात जहां आपको लगा टैक्स लगा, हमें लगा कि निर्माता के ऊपर टैक्स लगा है, इसके अंदर हमारा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो निर्माता है, लेकिन एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंपैक्ट किसके ऊपर है, जो बायर है, बायर के ऊपर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ठीक है दिस इज बोल प्रोसेस और डेफिनेशन में बहुत चीज समझ में आ गया, तो बिंदु जहां पर कर वास्तविकता में लग रहा हो दैट इज कॉल्ड कराधान, मैं बिंदु ही कर सकते हैं और जहां पर ऐसा लगा कि वो टैक्स लगा होगा कर पाते हैं और जो फालतू को समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो अपने दिमाग में कर रहे हैं, ठीक है ये बढ़िया, ठीक है चलिए अच्छा कल भाई राहुल भाई को करिए, अरे बाप रे अब आप कस्टमर इंस्पेक्टर बन गए और बढ़िया भाई आओ कभी तुम कस्टमर इंस्पेक्टर एक दूसरे कस्टमर इंस्पेक्टर से मिलते हैं, आइए ठीक है चलिए अच्छा लगा मुझे आप कस्टमर इंस्पेक्टर बन गए, ठीक है अब बात समझते हैं ये सिर्फ आपके टैक्सेशन के बिंदु हैं, अब हम टाइप ऑफ टैक्स की बात करते हैं, सर टैक्स के कितने प्रकार होते हैं, सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वो इसी आधार पर आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स करोगे प्रकार बताइए सर टाइप ऑफ टैक्स बताइए, ठीक है टाइप ऑफ टैक्स के बारे में दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है, एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, ठीक है सर विगॉट 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 ओके सर
अब समझने का प्रयास करना डायरेक्ट टेक्स्ट और इनडायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर किस प्रकार से मालूम होता है। डायरेक्ट टेक्स्ट कौन से होते हैं? वह जो जिस पर लगाए जाए, वही उसका भुगतान करे, वही उसका भुगतान करे। दैट इज डायरेक्ट टेक्स्ट। इनडायरेक्ट टेक्स्ट वह जो जिस पर लगाए जाए, जो जिस पर लगाए जाए वह उसका भुगतान नहीं करता, वह उसका भुगतान करे कोई और करे, और करे। ठीक है सर, ये तो आम बोलचाल की भाषा हो गई। ठीक है, ये तो मेरे बच्चे हो गई आम बोलचाल की भाषा। ये तो मैंने आपको बोल दिया आपने, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई इकोनॉमिक्स पूछता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अर्थशास्त्र की ठीक ठाक नॉलेज है, वो अगर आपसे पूछता है, आप उसके सामने ऐसे बोल दोगे, आपको मारेगा। ठीक है, वीजा क्या होता है, इकोनॉमिक्स की एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, डॉक्टर क्या कहता है, सर मुझे फीवर हो गया, तो वो एक आम बोलचाल की भाषा की होगी। डॉक्टर कहेगा भाई ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इसका ब्लड टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, तो हाई ब्लड टेम्परेचर इज कॉल्ड फीवर। डेफिनेशन हाई ब्लड टेम्परेचर की फीवर। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कई सारी डेफिनेशन जो है देखने को मिलती है। अब आप समझिए, तो अब आपको डेफिनेशन, अगर डायरेक्ट टैक्स की एक्चुअल डेफिनेशन आपको देंगे तो आप कैसे देंगे? डायरेक्ट टैक्स की एक्चुअल डेफिनेशन आप कैसे देंगे? ठीक है, बताइए। अब बात ये है डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन। इस एक ऐसा टैक्स जिसके अंदर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट सेम हो। अ टैक्स इन व्हिच point of incidence and impact are same and impact are at same point. अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है then the tax will be set direct tax। ये डायरेक्ट टैक्स की कंडीशन है। तो कराधात इज इक्वल टू कराधात, कराधात इज इक्वल टू कराधात एंड इज इक्वल टू नो कराधात। ठीक है, याद रखना इसमें कराधात कराधात एक सेम कराधात, लेकिन इसमें क्या होता है कि कराधात इज नॉट इक्वल टू कराधात, ये अलग होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट अलग होते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वो अलग है। चलिए क्लियर? जी हाँ, समझ गए जी सर। सीरीज जा रही है आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखा बिल्लू भाई मैंने एक बार बात करी, बिल्लू भाई से हो गया, कोई आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं थोड़े से टाइप ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के थोड़े एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर जी सर। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है? सबसे पहले इनकम टैक्स आएगा, सबसे पहले आएगा, सही है सर। इनकम टैक्स के अंदर आएगा। दूसरा कंज्यूमर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स, कंज्यूमर टैक्स, कंज्यूमर टैक्स, और इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स, इसके अलावा एग्रीकल्चर टैक्स, होम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ठीक है, चलो और भी है ईटीसी, ईटीसी बहुत सारे भाई, अब बात लिखा जाएगा जो इंपॉर्टेंट बात है। कंज्यूमर उपभोक्ता कर, आप हमारे उपभोक्ता हैं, ये पहले की लाइन पर बनी रही। आपके लिए ये कॉल जरूरी भले ही ना हो, हमारे लिए ये कॉल जरूरी है। अभी हमारे सभी सहयोगी अन्य कॉलों पर व्यस्त हैं। ठीक है, बेहतर गिफ्ट उपहार उपहार ये बेहतर के ध्यान बनाए रखें। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज इनडायरेक्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? देखो इसमें बताया, इसके अंदर चीजें अलग होती है। इसके अंदर काफी सारी चीजें होती है, जैसे बिक्री सेल्स टैक्स होता है या बिक्री सेल्स टैक्स होता है। एग्जांपल देना चाहिए। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो इसका एक ही है, तो इन सबके फादर ऑफ टैक्सेस हैं। फादर ऑफ टैक्सेस इज कॉल्ड जीएसटी। जीएसटी अर्थात फादर ऑफ टैक्सेस, जीएसटी पूरी जीएसटी ने माहौल मारा हुआ है। ठीक है, याद रखना अप्रत्यक्ष करें। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स बिक्री का, बिक्री का भी जरूरी है, समझे? बिक्री का जी। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है एंटरटेनमेंट टैक्स एंड व्हीकल टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स एंड व्हीकल टैक्स, एंटरटेनमेंट 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 व्हीकल टैक्स, मनोरंजन और वाहन, मनोरंजन कर और वाहन कर, मनोरंजन कर और वाहन कर, ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को याद रखना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल उसके साथ। अब इसमें कुछ विशेष प्रकार के हैं जो आपको अलग से पढ़ने हैं। जैसे इसमें विशेष प्रकार के हैं जो आपको अलग से पढ़ने हैं, जैसे सेवा टैक्स, बड़ा सवाल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर। ठीक है, चलिए इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस, इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ विशेष कर, विशेष कर इनकम टैक्स, इंपॉर्टेंट टैक्सेस, तो इसमें आएगा इनकम टैक्स, आयकर। अब आयकर के बारे में हेडिंग से चल चुकी है, इसके बारे में बताते हैं। आपका वेतन होता है, आपके वेतन के आधार पर आपसे क्या लिया जाता है? आपके वेतन के आधार पर व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाने वाली आय के आधार पर लिया जाने वाला है। व्यक्ति की आय के अनुसार, आय के आधार पर उससे लिया जाने वाला कर, उससे लिए जाने वाला कर, लिए जाने वाला कर, वाला कर। ये क्या है? इनकम टैक्स यानी आयकर कहलाता है। इनकम टैक्स यानी आयकर कहलाता है, याद रखिए। ठीक है, दिस इज इनकम टैक्स। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ठीक है, ओके। भारत सरकार के अंदर बजट जब रिलीज किया जाता है, तो बजट में जो दरें हैं इनकम टैक्स की वो रिलीज की जाती हैं। भारत के अंदर दरें जो हैं वो रिलीज की जाती हैं। चलिए हालांकि अगर हम बात करें या किस संस्था के अधीन आता है, या किस विभाग के अधीन आता है, या किस मंत्रालय के अधीन आता है, विभाग के अधीन, कभी आप इंस्पेक्टर बनोगे तो आपको सीबीडी पोस्ट मिलेगी, तो मजा आ जाएगा आपका, क्योंकि यहीं पर आप इनकम टैक्स भी डिसाइड कर पाओगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस। ठीक है, केंद्रीय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अब इसके अंदर भारत सरकार बजट में इसकी दरों को तय करती है। बजट में इसकी दरों को तय करती है, तय करती है। भारत सरकार बजट में इसकी दरों को तय करती है। तो इस बार जो बजट 2023 आया था, उसके अंदर दरों को परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अंदर इनकम टैक्स के बाद स्लैब डाले जाते हैं कि जिस व्यक्ति की इनकम इतने के बीच में होगी उसको कितना मिलेगा, कितना टैक्स उसको देना है। जैसे इसके अंदर तय की 0 से 3 लाख, 3 से 6 से 9 लाख, 9 से 12 लाख, 12 से 15 प्लस, जिसमें लिखा है 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 प्लस पर एनम इनकम है, प्रतिवर्ष आय लाख में है, लाख प्रतिवर्ष। ठीक है, यानी 6 लाख 6 से 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष आप कमा रहे हैं, उसके लिए है कंडीशन। तो आपको कितना अपनी इनकम का हिस्सा सरकार को देखा होगा। अगर आप 0 से 3 लाख के बीच में बताते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप नील टैक्स की कंडीशन में आएंगे, नील टैक्स की कंडीशन में आएंगे, वो अंडर नील कंडीशन, नील, आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 6 लाख की कंडीशन में आप 5%, 6 से 9 में आइए 10%। ठीक है, चलिए 9 से 12 में आइए 15%, 12 से 15 में आइए, 12 से 15 में आइए 20%, और इसके बाद 30% और वह प्रोपोर्शनल रहेगा, 30% प्रोपोर्शनल। आप कितना ही लगाओ 30% प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। इसके आगे जितना ही रहेगा वो सब प्रोपोर्शनल है। 15 लाख से अधिक कितना ही कमा लो, टैक्स आपको 30% ही देना है। ठीक है, और बताओ ये है नहीं, कोई बात नहीं। अशोक बहुत दिन बाद चल दिया आज, हाँ बेटे मेरा ऐसा बोले, 2 आंखों से कम नहीं बच सकते आप, शेर की आंखें और मेरी, आप नहीं बच सकते। ठीक है, मैं चलो आगे बताऊं। जब रिवीजन करें तो सिलेबस करें तो सारे सब्जेक्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक कॉर्पोरेट टैक्स, लेट्स इनकम।
दैट इज लीगल। कंपनियों के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए सरकार को एक कर देना होता है। कंपनियों के द्वारा वर्ष भर में भारत में व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए सरकार को एक कर देना होता है। सरकार को कुल इनकम से कर देना होता है, देना होता है। ये प्रोपोर्शनल टैक्स में आता है, ये प्रोपोर्शनल टैक्स में आता है जो कंपनी देती है, ठीक है, कॉर्पोरेट देते हैं, कॉर्पोरेट जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज। अब इसके अंदर भी कंडीशन है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है, वो कैसी भी हो सकती हैं, कैसे सर जी, वो प्राइवेट कंपनी होती हैं, वो आपके विदेशी हो, गरीब हो, गरीब हो तो भी दबोची जाएंगी, विदेशी हो तो ज्यादा दबोची जाएंगी। इनके ऊपर टैक्स रेट कितना रेट टैक्स 10-30% रेट टैक्स, रेट टैक्स कितना 30%, ठीक है 30%। फिर अब गवर्नमेंट को धीरे समझ में आता है कि अगर टैक्स लगाएंगे तो दुबई के अंदर बहुत सारी कंपनियां हेडक्वार्टर रखती हैं, ठीक है, दुबई के अंदर बहुत सारी कंपनियां हेडक्वार्टर रखती हैं। अब ऐसा क्यों करती हैं बहुत सारी कंपनियां दुबई में हेडक्वार्टर रखती हैं? क्या है कि दुबई के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स जीरो बराबर है। अभी 2 साल से दुबई टैक्स लगना शुरू कर दिया, उसमें टैक्स नहीं था, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां दुबई के अंदर आती थी, लेकिन भारत के अंदर आर्थिक विकास निवेश के लिए, आर्थिक विकास निवेश रोजगार सृजन के लिए इस पॉलिसी का चेंज किया गया सितंबर 2019 में। अब देखिए कॉर्पोरेट टैक्स के लिए सितंबर 2019 में सरकार ने रोजगार सृजन सृजन के लिए, रोजगार सृजन के लिए नीति में परिवर्तन किया, नीति में परिवर्तन किया, नीति में परिवर्तन किया, क्या परिवर्तन किया? ये 30% से बढ़ाकर 22% कर दिया। अब वर्तमान में 22%, पहले 30% था, अब वर्तमान में कितना 22%, सुनाइए बात, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको कल, उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आएंगी। कल आप सुन रहा सावधान चला नहीं चला जल्दी चलेगा मैं टैक्स के बारे में बात कर रहा था, मैंने कहा था कि कुछ टैक्स टॉपिक है उसके बाद में धीरे-धीरे आपको सभी चीजों को कंप्लीट करा दूंगा। अब मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया कि व्हाट इज द टाइप ऑफ टैक्सेशन, देन मैंने बताया व्हाट आर टाइप ऑफ टैक्स, एंड देन मैंने बताया सम इंपोर्टेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, ठीक है। और अब यहाँ पर क्लास में आया हूं एंड देन आई एम डिस्कसिंग अबाउट सम इंपोर्टेंट टाइप ऑफ टैक्स। अगली क्लास में मैंने आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया, मैंने आपको कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बताया, और अगली बात करेंगे उपहार कर, उपहार टैक्स, गिफ्ट टैक्स, उपहार टैक्स यानी गिफ्ट टैक्स के बारे में। उपहार कर, उपहार कर गिफ्ट टैक्स कहा जाता है। ये क्या होता है? यदि आप 50,000 से अधिक का गिफ्ट किसी को देते हैं, यदि आप 50 से अधिक 50,000 से अधिक का गिफ्ट किसी को देते हैं, गिफ्ट किसी को देंगे, देन 30% टैक्स आप पे लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। क्लियर? जी, ठीक है। चलो, तो ये सबसे इंपोर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको गिफ्ट टैक्स के बारे में, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न आपको करना है, ठीक है सर। तो एक चीज को समझने का प्रयत्न करें, उपहार यानी गिफ्ट टैक्स के बारे में यहाँ पर बातें की गई है कि यदि 50,000 से अधिक का गिफ्ट किसी को देंगे, 30% टैक्स आपको लगेगा। अब इसके अंदर एग्जांपल बता दीजिए, मान के चलो आपने अपने किसी मित्र को 1 लाख रुपए दिए, सर मैंने उधार दिए, ठीक है, तो मतलब उसको 1 लाख रुपए वापस देना चाहिए, तो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। जिस रुपए को आप देते हैं ताकि आप वापस ले पाएं, वो गिफ्ट में नहीं आता, ठीक है। अगर उससे कम का आपने गिफ्ट दिया, 50,000 से कम का आपने गिफ्ट दिया, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स, कोई टीडीएस कुछ नहीं। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा दिया तो दिक्कत है, ठीक है। एग्जांपल इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर कार दिया, अगर आप किसी को कार देते हैं, अगर आप किसी को बाइक देते हैं, अगर आप किसी को अदर गिफ्ट देते हैं, अदर आइटम देते हैं, अदर आइटम देते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, जो भी आइटम आपने दिया उसकी वैल्यू मोर देन 50,000 है, उसकी वैल्यू मोर देन 50,000 है, इन दैट कंडीशन आपके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। देन यू हैव टू पे, यू हैव टू पे, यू हैव टू पे टैक्स, जो लगभग कितना है 30%। तब आपको 30% टैक्स जो है देना पड़ेगा, यू हैव टू पे 30% टैक्स। सर क्या इसमें दहेज भी आता है? नहीं भाई, दहेज जो है वो हिंदू मैरिज के अंदर इसको अलग डिफाइन किया गया है। अब एक बात है सर, एग्जांपल देखो तो समझ में कैसे करना है, ठीक है। ड्रीम अगर पैसे देते हैं, ठीक है, मैं किसी स्पॉन्सरशिप नहीं करता, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, फैंटेसी ऐप देखो, फैंटेसी ऐप्स जो होते हैं, ठीक है, इसलिए ऐप्स होते हैं, मैं इनका ना तो प्रमोशन करने में समर्थक हूं और ना मैं चाहता हूं कि इंडिया के अंदर सरकार की चीजें चले। बेसिकली दे आर एक्सप्लॉइटिंग यूथ। ये भारत का युवा है उसको मतलब पहला सोचता है कि भविष्य को खराब करें। इसमें बच्चे को लगता है कि आज नहीं तो कल मैं कामयाब होऊंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.0001% भी नहीं है वो जीत पाएगा। बावजूद इसके उसके अंदर पैसे चला जाता है, जिसका एट द एंड सट्टे के अलावा कुछ नहीं पता। तो जितने फैंटेसी ऐप्स होते हैं, अगर उसके ऊपर आप 50,000 से ज्यादा की राशि जीते हैं, अगर आप उसके ऊपर 50,000 से ज्यादा की राशि जीते हैं, आपने बैंक डिपॉजिट कर लिया, उसको ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर मान के चलिए अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपए जीते हैं, मान के चलिए आप 1 लाख रुपए जीते हैं, तो उस 1 लाख का आपको केवल 70,000 मिलेगा। इसके अलावा 1,000 1 लाख उसके अलावा उसकी टीडीएस लगेगा, 7,000 जाएगा, उसके बाद 30,000 मिलेगा, ठीक है। फैंटेसी ऐप होता है, तो फैंटेसी ऐप में बच्चे को होता है, फैंटेसी ऐप जैसे जिसको आप क्रिकेट टीम बना रहे हो, दे आर फैंटेसी ऐप्स, ठीक है। इसके अलावा आप केबीसी में रुपए जीत जाए, आप मान लो आप केबीसी में रुपए जीते हैं, ठीक है, केबीसी गेम के अंदर रुपए जीते हैं, ये भी आपका एक गेम वगैरह है, ठीक है। इसके अंदर आप बिग बॉस के अंदर रुपए जीत जाए तो वो भी इसी के अंदर होता है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर बिग बॉस के अंदर, ठीक है। और देखो भाई सीधी बात है कि मैंने बहुत बिग बॉस के बारे में कई बार बता है, इसलिए नहीं मैं सपोर्ट करता हूं। इसके अंदर जो यूथ एक्सप्लॉइटेशन इंडिया के अंदर हुआ है वो एक अलग लेवल का है, ठीक है। लोग बिग बॉस को देखते हैं, आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई दे वॉच देम, क्यों देख रहे हैं, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या चीज ऐसी है जो आपको वहां रखी है। झगड़ा देखना है, अगर झगड़े को देखो कि वो ना हो, झगड़ा देखो झगड़ा करोगे, ठीक है। उसके अंदर चीजें इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है जो बिल्कुल मतलब एक समाज के लिए बिल्कुल गलत है। बावजूद इसके वहां पे जाने वाले लोग साथ आते हैं और जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने आप को सही समझते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लेकिन उसके अंदर आप जीते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, एंड दैट विल अंडर द फैक्ट्स, वो भी टैक्स अंदर आएगा। सर आपने मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताया, कोई मार्जिनल रेवेन्यू फॉर्मूला देख लीजिए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू टर्म माइनस 1, ठीक है, याद रखिएगा। तो बात है आप लिख लीजिए, इसके बाद आता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। आगे बढ़े, अगला जो कांसेप्ट है वो है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। पूंजी लाभ का जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके बारे में बात करें। कैपिटल गेन टैक्स पूंजी लाभ कर, गेन टैक्स पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स पूंजी लाभ कर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात करें, यदि आप भूमि बेचते हैं, शेयर बेचते हैं, भूमि बेचते हैं, खरीदते हैं, भूमि बेचते हैं, ठीक है। आप अपने बॉन्ड्स बेचते हैं, बॉन्ड्स बेचें, आप बॉन्ड्स बेचते हैं, बॉन्ड्स यानी शेयर्स, शेयर बेचते हैं, शेयर बेचते हैं, बॉन्ड बेचते हैं, डिविडेंड लाभांश बेचते हैं, डिविडेंड बेचते हैं, ठीक है। तो उससे आपको धन की प्राप्ति होती है, डिविडेंड बेचते हैं तो उससे आपको धन की प्राप्ति होती है, डिविडेंड, डिविडेंड जो होता है वो एक प्रकार का लाभांश होता है, लाभ प्राप्त होता है, लाभांश होता है। तो जब आप भूमि बेचते हैं, बॉन्ड बेचते हैं, डिविडेंड बेचते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है, तब आपको धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, और वो आपके तरीके से पूंजी लाभ है, उस पर आपको करना होता है, उस पर कर जाता है, उस पर कर जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन लेंगे, व्हेन यू गेन द टैक्सेस, व्हेन यू गेन वेल्थ फ्रॉम शेयर मार्केट, मार्केट लैंड सेलिंग, तो उसके ऊपर जो इम्पोज किया जाने वाला टैक्स है वो कैपिटल गेन टैक्स में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। चलिए कैपिटल गेन टैक्स में कंसीडर किया जाता है। अगर शेयर मार्केट के अंदर आपको 1 साल में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसको लघु पूंजी लाभ होते हैं, 25 महीने से अधिक में हुआ तो उसको दीर्घकालिक पूंजी लाभ होते हैं। तो पूंजी लाभ क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। व्हाट इज बेसिकली कैपिटल गेन, व्हाट इज कैपिटल गेन समझिए। अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने के अंदर आपको 1 साल में फायदा हो गया, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, इफ यू पुश योर मनी इन शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में 1 वर्ष में पैसा में अगर आपने पैसा लगाया और उससे आपने लाभ कमाया, इस चीज से पैसा लगाने के बाद आपने लाभ कमाया, ठीक है, लाभ कमाया, तो ये चीज क्या कहलाएगी, तो ये जो चीज है ये कहलाएगी हमारा क्या लाभ, ये हमारा लघुकालीन प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लघुकालीन पूंजी लाभ, लघुकालीन पूंजी लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। गॉट इट जी सर। इसके बाद दूसरी चीज जो अगर आप यहाँ पर समझे, जो अगर आप यहाँ पर समझे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर समझे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया 36 महीने से अधिक आपको टाइम मिलेगा, आपने शॉर्ट मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाया, शेयर मार्केट में अभी आपने पैसा लगाया और इस बार पैसा आपने 36 माह
में आपको प्रॉफिट हुआ। ये आपने जो इन्वेस्टमेंट है 36 मंथ्स तक के लिए किया था, ठीक है, 36 मंथ्स तक के लिए किया था, यानी इसको बोलते हैं 12 से 3 वर्ष के लिए। तो इसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ इसको हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो क्लियर है प्लीज। अगला नंबर बच्चा सेशन होता है, टैक्स को टैक्स लगाता है, सेशन होता है, आगे आगे सेशन चीज भी लगा सकते हो, डाउन लगा सकते हो, ऐसी चीज लगा सकते हो जो प्रत्येक वर्ष से संबंध रखती है, ठीक है, ठीक है, ब्रांच मुझे याद समझ आ गया, दो बता मैं बात करूंगा, ठीक है, ठीक है, दो बात करूंगा, मुझे भी आपको बताइए, मुझे क्या समझ पाएंगे बिना किसी परेशानी के। अब मैं आपको कुछ विशेष प्रकार के डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ, कुछ विशेष प्रकार के डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ, एक अन्य प्रकार के टैक्स है, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के टैक्स और सिर्फ विशेष प्रकार के अभी तो विशेष प्रकार के अभी और भी बढ़ा, ठीक है, अभी और भी टैक्स जो है वो बढ़ा रहा है, क्लास चल रही है, वो चाहिए एकदम से दिखाऊं क्या मैं आपको, शायद कुछ दिखा, एक मिनट, क्या क्लास चल रही है, मतलब मुझे लग रहा है काफी अच्छा स्ट्रेच नहीं है, ठीक है, ठीक है, टैक्स देखिए, अगर टाइप ऑफ टैक्स देखिए, ठीक है, अब टैक्स देखिए, सबसे पहले मूल्य अनुसार सबसे पहले मूल्य अनुसार, ठीक है, एड वैल्यू टैक्स, एड वैल्यू टैक्स, मूल्य अनुसार, मूल्य अनुसार, यानी जिसका जैसा मूल्य है उसके अनुसार कर लगाया जाता है, इसको एड वैल्यू टैक्स भी बोलते हैं, एड वैल्यू टैक्स, एड वैल्यू टैक्स भी बोला जाता है, मूल्य अनुसार, इसको इंपोज कर दिया जाता है, इसको इंपोज कर दिया जाता है, ऐसा कर किसी वस्तु की मौद्रिक कीमत, ऐसा कर किसी वस्तु की मौद्रिक कीमत के अनुसार लगाए जाते हैं, और टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी रेट्स ऑफ अ गुड, ऐसे कर जो किसी वस्तु की मौद्रिक कीमत के अनुसार लगते हैं, मौद्रिक कीमत के अनुसार लगते हैं, अनुसार लगते हैं, ठीक है, मतलब एग्जांपल समझिए, एग्जाम में तो सिर्फ ऐसे टैक्स कौन से होते हैं जो मौद्रिक कीमत के अनुसार लगते हैं, आप सीधा वो जो मौद्रिक कीमत के अनुसार लगते हैं वो तो सिर्फ एड वैल्यू टैक्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एग्जांपल कैसे समझोगे, मतलब कोई ऐसी वस्तु है, मतलब कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत आज 5 रुपए है, उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन कल इसकी कीमत 50 रुपए है, 50 रुपए की कीमत इस पे 5% टैक्स लगा दिया, और जब इस वस्तु की कीमत 5 रुपए टैक्स नहीं है, उसकी मौद्रिक कीमत बढ़ेगी, उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, दैट इज एड वैल्यू टैक्स या एड वैल्यू टैक्स या मूल्य अनुसार, ठीक है, याद रखिए। दूसरा टैक्स की बात करें, एग्जांपल वाइज कैसे आएगा, ऐसे कौन से हैं जो मौद्रिक कीमत बढ़ने पर लगाए जाते हैं, दैट इज एड वैल्यू टैक्स, आगे बढ़िए, एंजल टैक्स, कुछ कंपनियों द्वारा अपनी कीमत में बढ़ोतरी करने के लिए अपने शेयर्स की कीमत पर जारी किए जाते हैं, नहीं समझ में, इसको बोलते हैं एंजल एंजल टैक्स बोलते हैं, क्या एंजल टैक्स बोलते हैं, काफी क्लासिक टैक्स एंजल टैक्स, ये विशेष प्रकार के टैक्स होते हैं, हालांकि सब डायरेक्ट है, जितने भी एंजल टैक्स क्या होता है, एंगल मतलब एंजल, भगवान एंजल, एंजल टैक्स, एंजल बट एंजल टैक्स होता है जब जब किसी कंपनी के द्वारा अपने ही शेयर्स खरीदे जाते हैं, अपने ही शेयर्स खरीदे जाते हैं, उसको बाईबैक बोलते हैं, खरीदे जाते हैं, मतलब कोई कंपनी अपने शेयर खरीद रही है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बाईबैक, शेयर मार्केट में पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट बाईबैक कॉन्सेप्ट कहलाता है, बाईबैक, जब कोई कंपनी अपने शेयर खरीदती है तब सरकार के द्वारा, तब सरकार उस पर एंजल टैक्स लगा दिया, एंजल टैक्स लगा दिया, एंजल टैक्स क्या होता है, इसके बारे में एंजल टैक्स आपको समझ आ गया, अगला टैक्स हमारा सिन टैक्स, सिन टैक्स, सिन, ठीक है, मतलब ऐसी वस्तु समाज के लिए हानिकारक है परंतु बिक्री होती है, उनके ऊपर सिन टैक्स लगाया जाता है, यानी बोलते हैं सिन टैक्स, सिन, ऐसी वस्तुएं जो समाज के लिए हानिकारक है, हानिकारक है, ऐसी वस्तुएं जो समाज के लिए हानिकारक है परंतु उनकी बिक्री होती है, उनकी बिक्री होती है, परंतु उनकी बिक्री होती है, समाज के लिए हानिकारक है परंतु उनकी बिक्री होती है, वो सिन टैक्स कहलाते हैं, ठीक है, अब उन पर सिन टैक्स लगता है, सिन टैक्स लगता है, सिन टैक्स लगता है, तंबाकू, एग्जांपल तंबाकू, शराब, इन सब पे सिन टैक्स लगता है, इस सब पे सिन टैक्स लगता है, इन सब पे सिन टैक्स लगता है, समझ में आ रही है, बता दीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए, पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन, पिगोवियन टैक्स क्या होता है, ऐसे समाज में सकारात्मक प्रभाव के लिए कार्य करते हैं परंतु नकारात्मक प्रभाव होते हैं उन पर पिगोवियन टैक्स लगता है, पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन, ठीक है, पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन टैक्स क्या होता है, ऐसे सामान की बिक्री समाज में कुछ फायदे के लिए होती है परंतु नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ते हैं, ऐसे सामान जिनकी बिक्री, ठीक है, समाज में विकास के लिए होती है, विकास के लिए होती है, समाज में विकास के लिए होती है, परंतु उनके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उन पर पिगोवियन टैक्स लगता है, उन पर पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन टैक्स, उन पर पिगोवियन टैक्स लगता है, एग्जांपल बता दो इसका, बिल्कुल एग्जांपल बताऊंगा, देखिए एग्जांपल है मुझे, जैसे कार है, कार इसलिए बनाई जाती है ताकि वो समाज के अंदर यातायात को ठीक तरह से मेंटेन करे, लेकिन जब कहीं पर कार चलती है तो उसके कारण प्रदूषण करता है, उस कार के कारण प्रदूषण करता है, उस कार के द्वारा फैला प्रदूषण है, वो समाज के लिए उचित नहीं, वो समाज के लिए ठीक नहीं, इस कारण से उसको एक टैक्स आता है, उसको बोलते हैं पिगोवियन टैक्स, ठीक है, बताइए ये चीज क्लियर है तो आप बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चीज को नोट डाउन कर लीजिए और बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताइए, किसी प्रकार का इशू आपको नहीं है, यदि आपको किसी प्रकार का इशू है तो वो चीज आप मुझे बता दीजिए, नोट डाउन, एक बार कार खरीदने के बाद भी टैक्स लगेगा, आपको क्लियर पता है, तो उससे एक सीएनजी वाली कार पर टैक्स लगता है, आप चलता है, बात करने दोबारा बताऊं, जो पिगोवियन टैक्स है ना, वो एक तरीके से टैक्स टाइप है, जैसे आपने कार खरीदी, जी सर, उस कार के ऊपर आप अपनी प्रदूषण बनाते नहीं बनाते, बाइक प्रदूषण बनाते नहीं बनाते, प्रदूषण तो हम बनाते हैं 2-3 जी, तो इस कार का लगने वाला प्रदूषण का, जब अपनी कार का प्रदूषण बनाते हैं तो उसमें कुछ सरकार को भी जाता है और दैट इज कॉल्ड पिगोवियन टैक्स, ठीक है, तो रॉकेट साइंस काफी नॉर्मल कांसेप्ट है, उम्मीद आप समझ पाएंगे और इसी प्रकार की आपको मिलेगी, ये डायरेक्ट टैक्स के बारे में और कुछ चीजें आपको पता चल गई, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, बात को समझने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा जो किसी और को लगाया जाता है उसको भुगतान कोई और करता है, वो चीज क्या होती है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, ऐसा टैक्स जो किसी और को लगाया जाता है, लगाया जाए और उसका भुगतान कोई और करे, और उसका भुगतान कोई और करे, और भुगतान कोई और करे, कोई और करे, दैट इज कॉल्ड अप्रत्यक्ष कर, ध्यान से समझना, एक ऐसा बिंदु जहां पर प्रावधान और प्राप्त अलग है, प्रावधान इज नॉट इक्वल टू प्राप्त, ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, तो ये पॉइंट से मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्रावधान और प्राप्त अलग होती है, ये आराम से मैं आपको बताऊं, ठीक है, ठीक है, प्रावधान और प्राप्त
दिस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इम्पैक्ट एंड दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये अलग होने चाहिए। वो कंडीशन क्या होती है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है जीएसटी है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है जीएसटी है, हालांकि और भी है पर जीएसटी इसका मेजर एग्जांपल है। पहले हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मार्केट पढ़ेंगे, पहले हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। जब जीएसटी को लागू किया गया था 1 लाख वर्ष में, उससे पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लेकिन जब जीएसटी आया तब से माहौल लेवल पर पहुंच गया, थर्ड लाख जीएसटी, थर्ड लाख जीएसटी, गुड सर्विस, वस्तु वैसी आकर, वस्तु वैसी आकर, क्या होता है, वस्तु वैसी आकर सर्विस को बोला जाता है, गुड सर्विस टैक्स को बोला जाता है। यह सिस्टम है किस देश से प्रेरित है, आपको यह बताना होगा कि किस देश से प्रेरित है। जीएसटी का सिस्टम सबसे पहले आपको बताना होगा, जीएसटी का सिस्टम है यह प्रावधान सर्वप्रथम फ्रांस में लागू किया 1954, लेकिन भारत के अंदर फ्रांस वाला जीएसटी नहीं है, लेकिन भारत का जीएसटी सिस्टम, लेकिन भारत का जीएसटी मॉडल किस चीज पर आधारित है, भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है, कनाडा जीएसटी मॉडल पर आधारित है। फ्रांस में जीएसटी मॉडल बोला इंडिया के कनाडा जीएसटी मॉडल है, वो यहां पर देखने को मिलता है। अब जीएसटी के बारे में बात करूंगा, ये लागू होगा 1 लाख 2017 के अंदर, 1 लाख 2017 के अंदर लागू होता है, 1 लाख 2017 के अंदर 2017 में लागू होगा। जब ये लागू हुआ व्हेन इट वाज इम्पोज्ड, तो इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 और ये कब आया था, इस ईयर में आया था, 2016 में आया था, 2016 में आया था, लागू 2017 से। अब इसके अंदर आप संविधान संशोधन 101 लेकिन विधेयक कौन सा करता है, इसकी समिति कौन सी करती है, विधेयक समिति कौन सी काम करती है, इसमें कौन है, तो विधेयक समिति, विधेयक समिति 122 विधेयक, विधेयक कौन सा कौन सा नंबर बिल यानी विधेयक कौन सा नंबर, विधेयक कौन सा नंबर, तो बिल विधेयक की बात करें तो वो 122 नंबर का, 122, ठीक है। जब संविधान के अंदर जीएसटी के अमेंडमेंट को किया गया, तो इससे परिवर्तन 3 आर्टिकल्स में आए, परिवर्तन 3 आर्टिकल्स में 246 के, 269 के, 279 के, तीनों के अंदर अलग प्रोविजंस किए गए। जैसे 246 के अंदर बताया गया जीएसटी एक समर्थन सूची का आवश्यक होगा, समर्थन सूची का आवश्यक होगा, सूची का आवश्यक होगा, समर्थन सूची का आवश्यक, इसका मतलब क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब बता दो, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब बता दो। 269 में बताया गया इंटरनेशनल लेवल पर जीएसटी कैसे लागू होगा, जीएसटी लागू कैसे होगा, कैसे होगा। अब तो जीएसटी काउंसिल की बात की है, जीएसटी काउंसिल बनाएगा, पहले कहा गया था कि 2 साल के अंदर जीएसटी काउंसिल बनाना, 2 महीने में बनाया था, जीएसटी काउंसिल के सदस्य कितने होते थे, अभी तो 30 सदस्य होते हैं, इनका अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, वित्त मंत्री, इनका अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री का अध्यक्ष होता है, वित्त मंत्री का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको बताना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर जीएसटी लागू करना चाहिए, ठीक है। अब कौन कानून बना सकता है, जैसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कि स्टेट कानून बना सकता है, यूनियन कानून बना सकता है, दोनों ही कानून बना सकते हैं, नोट करो आगे। दोस्तों मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ाया हुआ है, और ये पढ़ाया 200 मैंने बताया कि ऐसा कर जो यूनियन लेवल पर किया जाता है और बाद में राज्यों को दिया जाता है, करीब 269 है, इसमें इंटरनेशनल लेवल पर जीएसटी लागू होने का प्रोविजन हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर जैसा कि बच्चे ने याद किया, इसके अंदर आईजीएसटी का भी उल्लेख है, इंटीग्रेटेड जीएसटी का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है, आईजीएसटी, आईजीएसटी का उल्लेख इसके अंदर किया है। अभी आईजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, नेक्स्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, आईजीएसटी को मान लेना इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब जीएसटी स्लैब, जीएसटी स्लैब्स, तो जीएसटी हमको देखने को मिलता है, तो 0% का स्लैब है, 5% का स्लैब है, और 12% का स्लैब है, 18% का स्लैब है, 28% का स्लैब है, क्लियर है। अब आप ये 0% का स्लैब है, इसको बोलते हैं जीएसटी, ये जीएसटी, इसके अंदर वो चीज शामिल है, एक्चुअली ये है स्लैब, ये जीएसटी जो जीएसटी शामिल नहीं, वो वस्तु यहां की जाती है, वे वस्तुएं जीएसटी शामिल नहीं, जो जीएसटी शामिल नहीं, जैसे जैसे शराब पेट्रोल, शराब पेट्रोल, ये सब चीज, शराब पेट्रोल इसके अंदर शामिल नहीं, दूध हुए, अंडे हुए, सब्जी हुई, साल्ट हुआ, वो भी नहीं है, ठीक है। बता रहा हूँ जीएसटी में और भी चीजें आती हैं, जैसे दूध, ये सब, अंडे, ये सब, सॉल्ट, ओके सर, और इसके अलावा आटा, लेकिन ये अनब्रांडेड होना चाहिए, अनब्रांडेड, ठीक है, आटा अनब्रांडेड, और मतलब वैसे देसी वाली चीज याद आती है। 5% जीएसटी कितनी आती है अभी दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाली वस्तुएं, उपयोग में वस्तुएं, और रेगुलर लाइफ के अंदर वस्तु यूज करते हैं, रेगुलर लाइफ वाली वस्तुएं वो इसके अंदर आती है, रेगुलर लाइफ वाली, तो रेगुलर लाइफ वाली मतलब क्या होता है, रेगुलर लाइफ वाली जैसे चीनी, रेगुलर लाइफ यूज करते हैं, चीनी हुई, चाय हुई, खाद्यान्न हुए, ऑयल हुए, एलपीजी हुई, वो सब चीजें, चीनी, चाय, खाद्यान्न, यानी ग्रेन, ठीक है, एलपीजी, एलपीजी भी इसमें आती है, एलपीजी हम बेसिक बेसिक लाइफ में यूज करते हैं, इसके अंदर आते हैं। फूड ऑयल, मिठाई और मसाले, फूड ऑयल, मिठाई, मसाले, ये भी फूड ऑयल है, ठीक है, फूड ऑयल, मिठाई, मसाले, मिठाई, मसाले, सब इसमें आते हैं, ठीक है। अब बात करें 12% की, एक लागू करा दो, बेसिक 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 लाइफ उतार उपयोगी वस्तु, मतलब वो वस्तु उपयोगी है, जरूरी नहीं है उपयोगी वस्तु, जैसे उपयोगी वस्तु में जैसे घी, घी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस फूड यानी पैकेट फूड होता है, जैसे बर्गर आपने पूछ लिया, पता लगे मैंने बोल लिया, मैगी में ठीक है, वो चीज, बादाम खाना है, बादाम खाना है, काजू खाने हैं, तो बादाम नट्स इसमें आते हैं। 18% में ब्यूटी प्रोडक्ट, मीडियम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, लो कॉस्ट लग्जरी, लो कॉस्ट लग्जरी, आपको लो कॉस्ट लग्जरी चाहिए, अच्छा मतलब लो कॉस्ट लग्जरी होते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट इसमें आता है, एड टैग भी इसमें आता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें भी 18% जीएसटी लग रहा है, सभी 18% जीएसटी लग रहा है, एड टैग भी इसके अंदर आता है, ठीक है, समझ गए। 28% लग्जरियस आइटम, लग्जरियस आइटम, जैसे कार, कार, बाइक, आपको कार लेनी, बाइक लेनी, गोल्ड लेना है, कार, बाइक, गोल्ड इसी के अंदर आता है, ठीक है, याद रखना। और इसके अलावा कार, बाइक, गोल्ड के अलावा सिम प्रोडक्ट, जितने भी सिम प्रोडक्ट है, एसी है, ये सब सिम प्रोडक्ट, एसी, सिम, सिम गोल्ड बता लो, ठीक है, वो मिनरल है, इस वजह से सिम प्रोडक्ट, एसी हुआ, ये सब कार, बाइक, सिम प्रोडक्ट, एसी इसमें आता है, पिज़्ज़ा आता है, 12% जीएसटी उपयोग प्रोसेस फूड, पिज़्ज़ा प्रोसेस फूड, तो ये बच्चा जीएसटी स्लैब है, आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा क्या है, चलिए न्यू लग्जरी ग्लास फूड, ग्लास फूड, ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े हम स्लैब कर लिए, अब आगे टाइप करते हैं। टैक्स बर्डन टैक्स बर्डन टैक्स बर्डन जब आप टैक्स नहीं भरते तो टैक्स बर्डन लगता है, टैक्स बर्डन तो ये तो मेरे जीवन में होता है, आपके जीवन में होता है, मैं सुबह करने के लिए खाता हूं, सुबह करने के लिए खाता हूं, अभी मतलब यहां पर निकाल दो, घर तो मैं निकाल सकता हूं, तो यहां पर निकाल देना, हम तो निकाल देना, भाई चलो बात को समझ मैं करता हूं, और ये कह दो क्यों मसाला ऐसे आदमी है, मतलब ऐसे नहीं, देखो ये टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक है, टाइप ऑफ जीएसटी देखेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, सबसे पहले सीजीएसटी, आईजीएसटी
एसजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड आप देखो यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी अब समझो। सी फॉर सेंट्रल, केंद्र शासित मतलब सेंट्रल केंद्र, केंद्र, एस स्टेट राज्य, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की बात यहां पर आ जाए, ठीक है, राज्य केंद्र दोनों की बात, इंटीग्रेटेड और राज्य केंद्र दोनों की बात, राज्य केंद्र केंद्र, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश। अब बात सुनो, अब कैसे कैसे जीएसटी लगती है, जिस लगने का प्रोसेस आप समझ लीजिए। देखो केंद्र के द्वारा जीएसटी, आप कहीं पर सामान बेचोगे आपके ऊपर सीजीएसटी लगना है, केंद्र के द्वारा जीएसटी, किसी वस्तु के केंद्र की होगी अध्याय होगी, केंद्र द्वारा जब केंद्र टैक्स लगता है, जब केंद्र टैक्स लगता है जीएसटी लगेगा, जब केंद्र जीएसटी लगेगा, जब केंद्र जीएसटी लगता है कंडीशन पर सीजीएसटी, केंद्र जीएसटी, ठीक है। दूसरी है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, जब स्टेट द्वारा बना हुआ, स्टेट द्वारा बना हुआ अपने ही स्टेट में, अपने ही स्टेट, अपने ही स्टेट में, स्टेट द्वारा बना हुआ अपने ही स्टेट में तो एसजीएसटी लगेगी उसपे। जैसे आप मान के चलो जैसे हमारे यहाँ शक्कर होती है, शक्कर, ठीक है, शक्कर या गुड़ आप समझते हैं, गुड़ का मतलब है यूपी में होता है, ठीक है, तो यूपी में गुड़ बना एंड जैगरी बोलते हैं, जैगरी इंग्लिश से जैगरी, तो अब ये बना और ये सेल में कहां हुआ, सेल में यूपी, यूपी में सेल हो गया तो इसके ऊपर एसजीएसटी लगा। लेकिन अगर ये यूपी की जगह कहीं और जाएगा, अगर ये यूपी की जगह कहीं और जाएगा तो लगेगा आईजीएसटी, ठीक है, समझ लो। तो अगर ये जब स्टेट द्वारा बना माल किसी अन्य स्टेट में किसी अन्य स्टेट स्टेट तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। तो ये शक्कर यूपी में बना है, अभी यूपी से यहीं चंडीगढ़ बेच लगे या चंडीगढ़ बेच लगे, हम इसको हम पंजाब में बेच रहे हैं, ठीक है, पंजाब में बेचा तो इसको आईजीएसटी लगेगा, तो क्या लगेगा आईजीएसटी लगेगा। यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है, यूटीजीएसटी तो यूटीजीएसटी का मतलब होता है जब यूटी में यूटी नहीं बेच रहा है तो उसको यूटीजीएसटी लग गया, यूटी में यूटी नहीं बेच रहा है, बेच रहा है तो उसके ऊपर एट दैट कंडीशन वी इम्पोज अ यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी उसके ऊपर लगाई जाएगी। बात समझ आई बात जी सर, ये सिमिलर है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये बता अच्छा एक जीएसटी है इसके अंदर सीजीएसटी वो हर किसी में होती है। अच्छा जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट होते हैं कौन से लगते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट पर कौन सी जीएसटी लगती है, आईजीएसटी, ऑनलाइन प्रोडक्ट पर आईजीएसटी लगती है सब, ठीक है, याद रखना। चलो कितने परसेंट जीएसटी हर एक स्लैब में अलग होता है, एजुकेशन पर कैसे जीएसटी 18% आप हमारे को रिपोर्ट सही हो तो 18% जीएसटी आता है, ठीक है। इसके बाद जीएसटी कुछ अन्य आते हैं जैसे जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है, ठीक है, जीएसटी में कितने अंकों का नंबर होता है, जीएसटी स्लैब कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हम जीएसटी के अन्य तत्वों पर बात करेंगे, तत्वों पर बात करेंगे, जीएसटी के अन्य तत्व और जीएसटी के अन्य तत्वों पर डिस्कशन करने के बाद जीएसटी के ऊपर अन्य तत्वों पर डिस्कशन करने के बाद चीजें आपकी हो जाएगी, उसका टैक्सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसका टैक्सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद स्टार्ट करिए शेयर मार्केट। कल की जीएसटी का कुछ 5 मिनट अगर तो मैं आपको इम्पोजिंग जीएसटी डालूंगा, एग्जांपल लेके एक बैटर एग्जांपल लेके आपको इम्पोजिंग जीएसटी डालूंगा, सेस डालूंगा, फिर सेस का एक पूरा फॉर्मेट डालूंगा, सेस का कैसे, ठीक है, और इसके गाड़ी सेस की गाड़ी को वीडियो डालूंगा इंस्टाग्राम पर, दोनों में इंस्टाग्राम पर बनाई और मैंने शूट कर दी, एडिट के पास एडिट कर डालूंगा, लेकिन मैंने बना दी इंस्टाग्राम की तरफ से फॉलो करना और अच्छी चीज बताऊंगा, ठीक है। कल होगी क्लास, कल क्यों नहीं भाई, कल क्या है संडे का क्लास लूंगा मैं, आपकी क्लास में मिलूंगा, टाइम इधर हो सकता है आपकी क्लास लूंगा, कल संडे को आपकी क्लास लेंगे। क्वेश्चन बताओगे, क्वेश्चन बेटा आपके ना मैं करा रहा हूं पहले ऑफलाइन नाम के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, और स्टिल मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको कराऊंगा मंडे से आपकी क्लास का टाइम एक तो ये वाली क्लास चलेगी आपकी और एक नई क्लास चलेगी 11 बजे शाम तक चलेगी, ठीक है, 11 बजे क्लास करूंगा जिसके अंदर मैं आपकी शुरुआत के 3 दिन करता हूं और 3 दिन आपकी प्रैक्टिस वही 1000 क्वेश्चन, ठीक है। रोहू हां जी, आप किसी बच्चे को पूछ लो, आप तो भैया मुलाकात करूंगा तुम्हारा वाली, ठीक है। अरे भाई मैं आप भी बताऊंगा, इंस्टाग्राम बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे इसी है कि आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको डाउट क्लास तो आप पूछ सकते हैं, सर 4 क्लास हमें 4 क्लास ना लेकिन बाकी बच्चे हैं कुछ क्लास में लगा मैंने क्या कुछ बैचेस के अंदर सिलेबस बच्चे मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अब पहली बात लेकिन ज्यादा प्रोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं, सब बता रहा हूं, ये बताइए मतलब मुझे ऐसा बहुत ज्यादा करता हूं तो मैंने बताया आगे आने वाला समय उसमें वही पैटर्न बहुत ज्यादा है, जिनको बहुत कम पता है लिमिटेड पता है तो सब पता है, तो ये इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हम कहना सर इकोनॉमी से खत्म करेंगे, 2 क्लासेस एक शेयर मार्केट मान लो, एक आपके बाबू मान लो, 3 ला लेंगे, एक लो एक 2 ला लेंगे, इसमें ला लेंगे, ये मंडे क्लास करता हूं भाई आपकी बात से जो करना बोला है बात बात है कोई किसी का बताइए नॉर्मल है, हां भाई मैं नॉर्मल है ज्यादा पॉइंट करता हूं कोई नहीं, ठीक है। और कई क्लास में देखना चाहता हूं मैं परेशानी क्या आपको बताना है बताइए और तुम बता, ठीक है। बाय बाय।